नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। पादपों के जल अवशोषी जो अंग है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हमें डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करना है और उन पॉइंट से हमें एक आधारशिला बनानी है या हमारा बेस कंप्लीट करना है, ताकि हमें वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है वह समझ में आ सके। आपको पता होगा कि जो रूट्स के द्वारा जो वाटर अवशोषित किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण, एक सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में कोई एटीपी की जरूरत नहीं होगी, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में एटीपी की जरूरत होगी। और निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान पादप की रूट्स के जाइलम में एक टेंशन क्रिएट या तनाव क्रिएट किया जाएगा, जिसके द्वारा जल का अवशोषण होगा। जबकि सक्रिय अवशोषण में एटीपी का यूज करते हुए क्या किया जाएगा, जल का अवशोषण किया जाएगा पादप की रूट्स के द्वारा। तो उन दोनों ही प्रकार की मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ ना कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। जैसे हमने वाटर एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत सोयल वाटर की बात की, वो भी डिफरेंट प्रकार का था, किस प्रकार के वाटर को पादप अवशोषित कर पाता है। उसी प्रकार हमने ड्रॉट या शुष्कता की बात की। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सोयल के द्वारा कितनी मात्रा में वाटर को अवशोषित करके या वाटर को पकड़ कर रखा जाता है, उसे ही हमने फील्ड कैपेसिटी कहा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पादप के जो जल अवशोषी ऑर्गन्स हैं वह कौन कौन से हैं। तो अगर हम पूरे ही प्लांट किंगडम की बात करें या पादप जगत की बात करें, तो पूरे ही पादप जगत में वाटर एब्जॉर्प्शन के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर पादप जगत के अंतर्गत हम एल्गी की बात करें, किसकी बात करें, एल्गी की बात करें, तो एल्गी में ना तो मूलरोम जैसी संरचनाएं होती है, न ही मूलाबास या राइजोइड्स जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो एल्गी किसके द्वारा जल अवशोषित करती है, तो एल्गी अपनी पूरी प्लांट बॉडी द्वारा, किसके द्वारा, अपनी पूरी प्लांटिक सरफेस के द्वारा या अपनी पूरी प्लांट्स के द्वारा किसको अवशोषित करती है, वाटर को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार अगर एल्गी से हम ब्रायोफाइटा पर चले तो ब्रायोफाइटा में आपने देखा होगा कि जो ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी होती है वह भी थैलस लाइक होती है, परंतु उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राइजोइड्स या मूलाबास कहा जाता है, जो कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रकार के हो सकते हैं। और इन्हीं राइजोइड्स के द्वारा ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत वाटर को या सोयल सॉल्यूशन को अवशोषित किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम ब्रायोफाइट से किस पर चले, टेरिडोफाइट्स पर, तो टेरिडोफाइट्स में आपने देखा होगा किसका निर्माण हो जाता है, रूट्स का या जड़ों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है वह फर्स्ट वेस्कुलर एंड फर्स्ट स्थलीय प्लांट्स माने जाते हैं। इसी कारण इनमें जड़ों का निर्माण हो जाता है, मतलब इनकी प्लांट बॉडी जड़, तना तथा पत्ती में बटी हुई रहती है। तो टेरिडोफाइट्स में रूट्स के द्वारा जल अवशोषित किया जाएगा। उसी प्रकार जिम्नोस्पर्म में भी रूट्स के ऊपर कुछ मात्रा में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा जल अवशोषित किया जाएगा। और एंजियोस्पर्म में भी रूट्स के ऊपर जो डेंस रूट हेयर पाए जाते हैं या जो घने मूलरोम पाए जाते हैं, उनके द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स का मतलब जो स्थलीय पादप होते हैं, उनमें तो वाटर अवशोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, रूट्स के द्वारा किया जाता है। जबकि जो एल्गी होती है वो पूरी प्लांट बॉडी के द्वारा जल को अवशोषित करती है, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो राइजोइड्स के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। और राइजोइड्स एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रकार के हो सकते हैं। अब हम हाइयर प्लांट्स की बात करते हैं। जैसे जो
रूट हेयर्स की अगर हम बात करें तो रूट्स हेयर किन पादपों में ज्यादा पाए जाते हैं? तो रूट्स हेयर जो काष्ठीय पादप है, काष्ठीय प्लांट्स मतलब वुडी प्लांट्स, जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें जो रूट्स हेयर पाए जाते हैं वह शाकीय पादपों के कंपैरिजन में क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। जैसे शाकीय पादप, जैसे सोयाबीन देख लो आप, और भी कई अन्य जो फसली पादप हैं उनमें आपको रूट हेयर की जो संख्या है या उनका घनत्व है वह ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जो काष्ठीय पादप है उनमें रूट हेयर की संख्या आपको कम मात्रा में दिखाई देगी। उसी प्रकार अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में रूट्स हेयर एंजियो स्पर्म के कंपैरिजन में कम होते हैं। जिम्नोस्पर्म में रूट हेयर एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में देखें तो काफी कम होते हैं, और कुछ जिम्नोस्पर्म में तो रूट हेयर ही एब्सेंट होते हैं या न के बराबर होते हैं। जैसे हमने पाइनस की बात की थी, पाइनस में रूट हेयर की संख्या कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ जैसे साइनोकाइसी के मेंबर जैसे नोस्टोकेना बिना जैसे जो शैवाल होते हैं वह सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिसके कारण उनमें रूट हेयर की संख्या कम हो जाती है। तो जिम्नोस्पर्म में रूट हेयर एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में या एंजियोस्पर्म की अपेक्षा कम दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हम वातित सोयल में उगने वाले पादपों की बात करें। वातित सोयल मतलब एरेटेड सोयल। वातित सोयल मतलब शुष्क मृदा में उत्पन्न होने वाले पादपों की बात करें या उसमें उगने वाले पादपों की बात करें, और साथ ही ह्यूमिड या नमी वाली जो मृदा है, नमी मृदा में उगने वाले पादपों की बात करें तो किनमें रूट हेयर्स की संख्या ज्यादा पाई जाएगी? तो एरिटेड रूट हेयर में उगने वाले पादपों में रूट हेयर की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, जबकि जो नमी वाली मृदा है उनमें उगने वाले पादपों में रूट हेयर कम संख्या में मिलेंगे। उसी प्रकार एक बात और करते हैं यहाँ पर हम, अगर हम निमग्न पादपों की बात करें या समर्जित प्लांट्स की बात करें, निमग्न पादप या समर्जित प्लांट्स जो कि जल के अंदर ही रहते हैं, जल में डूबे हुए रहते हैं या जल की सरफेस पर रहते हैं, तो उनमें अगर रूट हेयर्स की बात करें तो उनमें जो रूट हेयर्स होते हैं वह एब्सेंट होते हैं। हालांकि उनमें तो रूट्स ही नहीं पाई जाती या काफी अपहासित प्रकार की पाई जाती है, तो रूट हेयर्स का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो समर्जित पादप है या जो निमग्न पादप है उनमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। तो हमने प्लांट किंगडम में डिफरेंट जो वर्ग थे उनमें रूट हेयर की या वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन की बात की। तो हमारा यहाँ से केवल एक स्पेशल पॉइंट निकल कर आया है कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर अवशोषण का जो वाटर अवशोषण का जो मुख्य ऑर्गन है वह क्या है? रूट हेयर है। तो अगर हम रूट हेयर की संरचना की बात करें तो जो रूट हेयर होते हैं वह कहाँ पर उपस्थित होते हैं? रूट्स के ऊपर ही उपस्थित होते हैं, और जो रूट्स होती है वह सोयल में काफी गहराई में जाकर वाटर को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो इस रूट्स के भी या इस रूट्स का जो निचला पोर्शन होता है उसकी अगर हम संरचना देखें, उसकी संरचना में हमें डिफरेंट पोर्शन दिखाई देते हैं। जैसे रूट के अगर शीर्ष भाग की बात करें तो शीर्ष भाग में पाया जाता है एक रूट कैप। रूट कैप लाइक संरचना पाई जाती है जो कि बहुकोशिकीय होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 0.05 मिलीमीटर से लगभग 1.5 मिलीमीटर तक होती है, और यह बहुकोशिकीय क्षेत्र होता है और इसमें 2 या 3 स्तरीय कोशिकाएं होती हैं। और इस क्षेत्र का कार्य क्या है? यहाँ पर जो ये विभज्योतक कोशिकाएं हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करना या उनकी सोयल के कणों से उनको बचाए रखने का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? रूट्स के शीर्ष भाग वाला क्षेत्र जो कि रूट कैप से ढका होता है उसे क्या कहा जाता है?
विभज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं काफी समव्यासी होती हैं और इसमें रेक्टिकाएं छोटी पाई जाती है और ये विभाजित होकर रूट्स की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य, मतलब विभाजित होकर क्या करेगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने का कार्य करेगी। अब जो ये रूट केप और विभज्योतक क्षेत्र है, इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है वह होता है जोन ऑफ इलोंगेशन या लंबवन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो विभज्योतक की कोशिकाएं होती हैं यह पीछे की ओर आकर इलोंगेट हो जाती है या अपनी लंबाई में वृद्धि करती जाती है, जिसके कारण जो जड़ों की जो लंबाई होती है यह बढ़ती रहती है। तो इसे जोन ऑफ इलोंगेशन या लंबवन का क्षेत्र बोला जाता है। इसके पश्चात का जो क्षेत्र होता है इसे रूट हेयर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट हेयर जोन कहा जाता है। जो हमने अभी रूट हेयर जोन के नीचे ये दोनों ही क्षेत्रों की बात की, एक रूट केप वाला क्षेत्र, एक जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर जो जाइलम होता है, जाइलम एब्सेंट होता है रूट्स में, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र के द्वारा कोई भी वाटर का अवशोषण नहीं किया जाएगा। वाटर का अवशोषण कौन से क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा? रूट हेयर जोन्स के द्वारा किया जाएगा। जो और इसी क्षेत्र के रूट्स में क्या होता है? जाइलम होता है और वह भी कैसा होता है? थोड़ा अल्प विकसित प्रकृति का होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो यहीं पर ही रूट हेयर जोन वाले क्षेत्र में ही असंख्य रूट हेयर्स निकले होते हैं, जो कि रूट्स की एपिब्लेमा होती है या इसका जो मूलीय त्वचा होती है उसके इलोंगेटेड होने से इनका निर्माण होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रूट हेयर यहाँ से परिपक्व होते रहते हैं, जड़ से जड़ते रहते हैं और मैच्योरेशन जोन का निर्माण करते रहते हैं और दोनों इलोंगेशन की कोशिकाएं यहाँ पर वापस से रूट हेयर बनाती रहती है। इस प्रकार रूट्स की लंबाई में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। अगर हम रूट हेयर की संरचना की बात करें तो जो रूट हेयर की जो संरचना दिखाई देती है वह ऐसी एक ट्यूब लाइक संरचना दिखाई देती है, जिसका निर्माण जड़ों की एपिब्लेमा की कोशिका के द्वारा किया जाता है। अब जो ये रूट हेयर दिख रहा है इसमें दो स्तरीय भित्ति होती है। यहाँ पर आपको जो ये भित्ति दिख रही है रूट हेयर्स की, ये दो स्तरीय भित्ति होती है। जो बाह्य स्तर होता है वह पेक्टिन का बना होता है, जबकि जो इस कोशिका भित्ति का जो भीतरी स्तर होता है वह सेलुलोज का बना होता है। और जो ये पेक्टिन होता है ये यहाँ पर सोयल के कणों के टच में रहता है, मतलब सोयल के कणों से चिपकाए रखने का कार्य करता है। किसको? रूट हेयर्स को। और इसके अंदर यहाँ पर अंदर वाला जो पोर्शन है वह सेलुलोज का होता है। और रूट हेयर के केंद्र में क्या होती है? एक बड़ी सी कृत्तिका होती है और सेल वाल के भीतर जो क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है और कोशिका द्रव्य के भीतर एक बड़ी कृत्तिका पाई जाती है। और रूट हेयर में जो केंद्रक मिलेगा आपको यहाँ पर अग्र सिरे पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे दोबारा से देखना, ये कोई रूट हेयर है तो रूट हेयर की जो वॉल होती है या इसकी जो भित्ति होती है वो दो स्तरीय होती है। बाह्य स्तर पेक्टिन का बना होता है और आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है। पेक्टिन जो सोयल पार्टिकल्स है या जो सोयल के कण है उनके टच में रहेगा और रूट हेयर को सोयल के कणों से चिपकाए रखने का कार्य करता है। भीतरी स्तर हमने देखा सेलुलोज का बना हुआ होता है। फिर कोशिका भित्ति के अंदर की ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य को घेरे हुए रहती है। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा बहुत मात्रा में कोशिका द्रव्य होगा और इनके बीच में यहाँ पर क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है। और यहीं पर ही अग्र सिरे पर इस मूल रोम में या रूट हेयर में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और रूट हेयर से यहाँ अपने शीर्ष सिरे पर से क्या करेगा? वाटर का अवशोषण करने का कार्य करेगा, क्योंकि शीर्ष सिरे पर इसमें क्या होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी बहुत मात्रा में पतली होती है, जिसके कारण जो वाटर का या जो खनिज मिनरल्स का जो अवशोषण किया जाएगा वह मूल रोम के अग्र सिरे के द्वारा ही किया जाएगा। और मूल रोम से कहाँ पर आ जाएगा? एपिब्लेमा की कोशिका में आ जाएगा, फिर कोर्टेक्स की कोशिका में चला जाएगा। तो इस प्रकार यह रूट हेयर्स की संरचना
और रूट्स की संरचना। रूट्स को अगर हम बाह्य रूप से देखें उसके निचले पोर्शन को, तो कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं? एक तो रूट कैप वाला क्षेत्र, उसके ऊपर वाला रूट जोन ऑफ इलोंगेशन या लंबवन का क्षेत्र, और उसके ऊपर रूट हेयर जोन, और उसके ऊपर परिपक्वन का क्षेत्र या मैचुरेशन जोन। मतलब यहाँ का क्षेत्र परिपक्व होता जाता है और यहाँ से क्या होते जाते हैं, जो रूट हेयर है वो यहाँ से अपासित या यहाँ से हटते जाते हैं और नीचे की ओर नए रूट हेयर का निर्माण होता जाता है। हम मृदा से पादपों में जल मार्ग की बात करें, कहाँ से? सोयल से पादप के जो रूट्स का जो जाइलम होता है वहाँ तक वाटर का या सोयल सॉल्यूशन का प्रवेश किस प्रकार होता है, उसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं या कौन कौन से प्रेशर कार्य करते हैं, उसको हम देखें। तो सर्वप्रथम जो प्लांट्स की जो रूट होती है, उस रूट्स के जो रूट हेयर होते हैं और किसके टच में रहते हैं? सोयल पार्टिकल्स के टच में रहते हैं। क्योंकि अगर अधिकांश पादपों में देखें, केवल जो वाटर बॉडी में उत्पन्न होने वाले पादपों के अलावा जो जितने भी स्थलीय पादप हैं उनमें जो जल की सप्लाई की जाएगी, उनमें जो जल स्रोत का कार्य करेगी वो कौन करेगी? वहाँ की मृदा ही करेगी। वहाँ की मृदा में ही क्या होगा? जल होगा, और वह जल मृदा से रूट हेयर्स के द्वारा अवशोषित किया जाएगा और अवशोषित करते हुए उसे कहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा? जड़ों के जाइलम तक पहुँचा दिया जाएगा। इस प्रकार पादपों के रूट हेयर्स से जड़ों के जाइलम तक जल का होने वाला परिवहन क्या कहलाता है? यहाँ पर जल मार्ग कहलाता है या वाटर पासेज कहलाता है। अब जो ये रूट हेयर होते हैं ये एपिब्लेमा की सेल्स के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और यह एक लंबी ट्यूब लाइक संरचना होती है जो कि सोयल पार्टिकल्स के संपर्क में रहती है। अब जब ये रूट हेयर जल को अवशोषित करते हैं, क्योंकि रूट हेयर में या पादप के अंदर क्या है? जल की कमी है। किसकी कमी है? वाटर का मात्रा में है। तो पादप को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से अवशोषित करेगा? ये सोयल से अवशोषित करेगा। और सोयल से कौन सा वाटर अवशोषित करता है? मेनली जो केशिका जल है या जो कैपिलरी वाटर है उसको अवशोषित करता है, क्योंकि जो कैपिलरी वाटर होता है तो इन सोयल पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर भरा हुआ रहता है और कुछ मात्रा में जो आर्द्रता ग्राही जल होता है उसी को यहाँ पर अवशोषित किया जाएगा। और ये रूट्स हेयर सोयल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में हैं। और रूट्स हेयर में क्या है? एक तो इनकी डीबीडी क्या है? हाई है। डीबीडी हाई का मतलब क्या होता है? रूट्स हेयर में जल की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसके कारण ये क्या करेंगे? हाई डीबीडी के कारण सोयल पार्टिकल्स से क्या करेंगे? ये जल को अवशोषित करने का कार्य करेंगे और जल को अवशोषित करके क्या हो जाएंगे? यह स्फीत अवस्था में आ जाएंगे या फूल जाएंगे। और फूलने का मतलब क्या होता है? इनका जो टर्गर प्रेशर है या जो स्फीत दाब है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्फीत दाब बढ़ता है इनकी जो डीपीडी है या विसरण दाब न्यूनता है उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। डीबीडी पहले कैसी थी? हाई थी। अब डीबीडी कैसी होगी? जैसे ही इस रूट हेयर के अंदर वाटर आया इनकी डीबीडी कैसी हो गई? लो हो गई या डीबीडी लो हो जाती है। और टर्गर प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। परंतु रूट हेयर के पास में ही कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रूट हेयर के द्वारा इस जल को कहां पर ले जाया जाएगा? मूल रोम की कोशिका में ले जाया जाएगा। और मूल रोम की कोशिका के पास में कौन सा क्षेत्र होता है? यहाँ से यहाँ तक का रूट हेयर से मतलब मूलीय त्वचा होती है या एपिब्लेमा होती है। और पेरिसाइकल के मध्य कौन सा वाला क्षेत्र होता है? कोर्टेक्स वाला क्षेत्र होता है। मतलब इसमें कोर्टेक्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तो कौन सी कंडीशन हो गई? जैसे ही रूट हेयर ने जल को अवशोषित किया तो डीबीडी तो कैसी हो गई? लो हो गई। और टर्गर प्रेशर कैसा होगा? हाई हो जाएगा यहाँ पर। परंतु इस सेल को देखें तो इस सेल में क्या है? डीबीडी हाई है
और टर्गर प्रेशर कैसा है, कम है। तो हमें पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, लो डीवीटी से हाई डीवीटी की ओर मूव करता है। तो जैसे ही वाटर रूट लेयर के अंदर आएगा उसे कोर्टेक्स की कोशिका में पहुंचा दिया जाएगा, और जैसे ही वाटर को कोर्टेक्स की कोशिका में पहुंचाया जाएगा तो यहाँ पर फिर वापस से डीवीटी हाई हो जाएगी, टर्गर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जैसे ही डीवीटी हाई होती है, टर्गर प्रेशर लो होता है, वापस इस रूट लेयर के द्वारा वाटर को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, जिसके कारण वापस से डीवीटी लो, टर्गर प्रेशर हाई हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रोसेस इनमें निरंतर चलती रहती है। और यहाँ पर जो वाटर आ चुका है इस कोर्टेक्स की सेल में और इस दूसरी कोर्टेक्स की सेल में, फिर तीसरी कोर्टेक्स की सेल में, मतलब डीवीटी और टर्गर प्रेशर में अंतर के कारण ये एक सेल से दूसरी सेल में होता हुआ कहाँ तक आ जाता है, एंडोडर्मिस तक आ जाता है। क्योंकि इस सेल में यहाँ पर जैसे ही डीवीटी क्या हुई, लो हुई, तो यहाँ की तो हाई है ना, तो लो से वापस हाई की ओर, फिर जैसे ही इसमें वाटर आया यहाँ की वापस से लो हो गई, तो लो से वापस यहाँ पर हाई है। तो इस प्रकार वाटर का मूवमेंट यहाँ पर होता रहेगा, और वो वाटर मूवमेंट होता हुआ या गति करता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, एंडोडर्मिस तक आ जाएगा। अब आपको पता है एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो वह कोशिकाएं जिनकी जो अरीय भित्तियां होती हैं उन पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का स्फुलन पाया जाता है, तो वह कोशिकाएं को जल के लिए पारगम्य नहीं होती, मतलब अपारगम्य होती है, तो वहां से जो जल पास आउट नहीं हो सकता। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है, जिनसे वाटर का मूवमेंट या जल पास आउट हो सकता है, उन्हें कहा जाता है मार्ग कोशिकाएं। तो एंडोडर्मिस में जो वाटर यहाँ पर आया है कोर्टेक्स में, वह एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, इसके स्टील रीजन, मतलब एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस की मार्ग से उसके बाद पेरिसाइकिल होती है, और पेरिसाइकिल के बाद इसके स्टील रीजन में आ जाएगा। और स्टील रीजन में आपको पता है क्या उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। और आपको पता है जल का जो परिवहन किया जाता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो स्टील रीजन में ये कहाँ पर जाएगा, तो जाइलम तत्व है, जाइलम में भी वाहिका और वाहिनिका है, वह दोनों ही क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है। और जाइलम में भी आपको पता है जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। यहाँ पर जो ये जाइलम है, ये कौन सा जाइलम है, ये है प्रोटोजाइलम। जबकि जो केंद्र की ओर जो जाइलम होता है वो कौन सा जाइलम होता है, वह होता है मेटाजाइलम। तो यहाँ से जो एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल से होता हुआ जो वाटर आ रहा है वो पहले कहाँ पर आएगा, प्रोटोजाइलम में आएगा। और प्रोटोजाइलम की जो वाहिका या वाहिनिकाएं होगी, मतलब जाइलम जो तत्व होंगे वो इस वाटर को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। परंतु इस केस में यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम वाटर को ग्रहण करेगा उसकी जो डीवीटी होगी वह कैसी होगी, काफी हाई होनी चाहिए, तभी तो लो डीवीटी से हाई डीवीटी की ओर वाटर मूवमेंट होगा। और यहाँ पर जैसे ही वाटर आएगा डीवीटी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। और लो होने के पश्चात इस वाटर को कहाँ पर स्थानांतरण किया जाता है, धीरे धीरे मेटाजाइलम में स्थानांतरित किया जाता है। और मेटाजाइलम में आने के पश्चात मेटाजाइलम की पहले कैसी थी, हाई डीवीटी थी, फिर वापस से आने के पश्चात लो डीवीटी हो जाएगी। फिर मेटाजाइलम के द्वारा इस वाटर को यहाँ पर क्या होता है, स्टेम होता है या तने का जो जाइलम होता है उसको हैंड ओवर या उसको प्रदान कर दिया जाता है, जिसके द्वारा पादप के ऊपरी भागों में वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस प्रकार वाटर का रूट हेयर से अवशोषित होकर तने के जाइलम तक वाटर को पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर हम दो प्रकार के प्रेशर, एक तो टर्गर प्रेशर का यूज कर रहे हैं, एक डिफ्यूजन प्रेशर का, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता है। इन दोनों के द्वारा किसका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अभी आपने देखा जो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम था और मेटाजाइलम था, यहाँ पर केवल मैंने एक ही शब्द का यूज किया है और वो शब्द
सा था, डीपीटी मिश्रण दाब न्यूनता। जबकि मैंने यहाँ पर टर्गर प्रेशर शब्द का यूज नहीं किया। तो टर्गर प्रेशर शब्द का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि जो जाइलम जो तत्व होते हैं, वाहिका या वाहिनिका, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? मृत कोशिकाएं हैं। और मृत कोशिकाओं में कभी भी टर्गर प्रेशर या मृत कोशिकाएं कभी भी फूलती या संकुचित नहीं होती है। तो इनमें जो टर्गर प्रेशर होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होता है। मतलब टर्गर प्रेशर की ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर तो केवल हमें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के आधार पर ही वाटर का स्थानांतरण करवाना है। तो इस विशेष पॉइंट का ध्यान रखना। तो इस प्रकार रूट्स के मूल रोम से वाटर का स्टेम के जाइलम तक परिवहन होता है, या जड़ों के जो जाइलम तक वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे जो हमारा मेन टारगेटिंग टॉपिक है, जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म है वह किस प्रकार होती है, और उस मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पर जो जाइलम में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, मतलब जाइलम में यहाँ पर हमेशा ही क्या बनी रहती है? हाई डीपीडी वाली कंडीशन बनी रहती है, या मतलब जल की कमी हमेशा ही बनी रहती है। और किस प्रकार बनी रहती है, उनमें कौन कौन से जो बल है वह इन्वॉल्व है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो हम जब जल अवशोषण की मैकेनिज्म को देखेंगे और उसमें भी हम निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण को स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम जड़ों के मूल रोम से लेते हुए पत्तियों के शीर्ष तक हम वाटर को पहुंचाने का कार्य करेंगे, और वाटर कौन कौन से फोर्स के द्वारा वहां पर पहुंचता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।